हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन फैक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी एग्जाम में बिल्कुल सरल क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी वहीं पे डीप में पूछ दिया जाता है। तो आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो आपको करना ही है, किसी भी दम पे उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से भी आ सकता है और भाई डीप में भी आ सकता है। तो जो आपको मैं करा रहा हूँ उसे करिए और एक्स्ट्रा जितना आप लोगों से हो सकता है उतना आप तैयारी करो। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और आप लोग इसके पहले भी जो वीडियोस दिया हूं बच्चों, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हमारा शिव कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला हमारा प्रश्न है, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका होता है n-1। जो डी होता है बच्चों, इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और बाह्यतम जो कक्षा है उसका NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइट संकुचन का क्या कारण है, किस कारण से लेंथेनाइट संकुचन होता है? तो परिरक्षण प्रभाव का कम होना, मतलब नगण्य। नगण्य मतलब ना के बराबर, बहुत कम हो जाता है जब परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, ये इसका कम होना, नगण्य परिरक्षण प्रभाव के कारण जो होता है लेंथेनाइट संकुचित हो जाता है, मतलब संकुचन होता है। मोहर लवण का सूत्र, ये देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। मोहर लवण किस प्रकार का यौगिक है? तो द्विक लवण है बच्चों। क्या है? द्विक लवण, ठीक है। मोहर लवण किस प्रकार का यौगिक है? तो द्विक लवण है। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम, देखिए क्रोमियम होता है, परमाणु क्रमांक आपका 24 होता है। होना तो चाहिए आपका 3d4 4s2 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए, तो 3d5 4s1 हो जाता है, 3d5 4s1 हो जाता है। यदि कापर की बात करें बच्चों, तो ऐसे ही कापर का आपका होता है 29 होता है, तो होना चाहिए 3d9 4s2 ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है तो ये स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, Fe2 पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। क्यों जानते हैं? आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26, जब Fe2 पॉजिटिव हो गया तो बचा 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आपका 3d, जैसे देखिए टोटल 24 है, तो आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d होता है और 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तभी तो प्लस बचा। तो 2 2 4 बचा यहाँ पे कितना? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 बचा कितना? 4। तो 4 इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने बच्चों? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। KMnO4 में ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था आपका हो गया इसका +7 होता है। कैसे निकालोगे? देखिए पोटेशियम का +1 होता है, क्षार धातु है। Mn का निकालना है। ऑक्सीजन का बच्चों -2 होता है। कितना होता है? -2 इक्वल 0 करो, तो 1 धन x 4 दूना 8 बराबर 0, तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर आपका +7। ये लो, ठीक, क्लियर है। आगे देखिए बच्चों, संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का क्या कारण है? डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें dd संक्रमण पाया जाता है, इसलिए रंगीन होते हैं। आयरन कोबाल्ट निकिल धातुओं को क्या कहते हैं? तो आयरन कोबाल्ट निकिल, इनको हम सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। यह ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था क्षारीय है ना, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है बच्चों? 5। तो अयुग्मित अधिकतम की बात किया है ना, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो बात ये कर रहा है कि उसके पास टोटल कितने बचेंगे। जैसे यहां तक तो मान लीजिए फिक्स होता है, जब यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव में है तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केवल 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो इनमें अयुग्मित रूप से अधिकतम की बात की जा रही है। लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होता है? तो +3 जो अवस्था है अधिक स्थायी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, HgCl2 तथा Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? तो नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। क्या? HgCl2 तथा Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? तो नेस्लर अभिकर्मक कहलाता। क्या? नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है।
डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों? क्योंकि डी कक्षक में पूर्ण भरे होने के कारण, मतलब जिंक में यदि डी कक्षक पूर्ण है बच्चों, इसलिए परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। आयुग्मिक डी कक्षक से ही सब कुछ होता है। रंगीन आयन की बात करें, चाहे आप परिवर्तित संयोजकता की बात करें, ठीक है, ये उत्प्रेरक की बात करें, तो सबके सब डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। लूनर कास्टिक AgNO3 होता है। कॉपर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था +2 बच्चों। कॉपर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था +2। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों के आकार में क्या परिवर्तन होगा? परमाणु आकार बढ़ेगा तो त्रिसंयोजी धनायन का आकार थोड़ा सा छोटा होता, कम होता है। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? उत्प्रेरक के रूप में। यहां पर अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। अंतः संक्रमण तत्व देखिए, N-2 F में बच्चों 1 से 14 हो सकते हैं, N-1 D में 0 से 1 हो सकते हैं, और NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NS में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आगे देखिए, F ब्लॉक के तत्वों कितने श्रेणी बांटा गया है? F ब्लॉक को 2, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, और D ब्लॉक को 4 भागों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D में। इसके बाद अगले चैप्टर में देखिए बच्चों, जाइसे लवण का सूत्र, ये देखिए K+PtCl3C2H4, ठीक है, ये जाइसे लवण का सूत्र है, तैयार कर लेना जाइसे लवण, ठीक है। ये आपका बच्चों इसका सही नाम बताना है, इसका सही नाम बताना है। देखो तो यहाँ पे आपका आयरन है, तो पहले तो आप आयरन लिख देंगे, सिंपल है, ठीक। इसके बाद बच्चों इस पे हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए होल थ्राइस है, इसलिए इस होल थ्राइस के कारण यहाँ पर थर्ड लिखना पड़ता है। यदि आपका ये होल थ्राइस नहीं होता तो फिर यहाँ पे नहीं लिखते थर्ड, क्योंकि ये 3 के साथ बने, इसलिए यहाँ पे थर्ड लिख दिए। फिर ये आपका बच्चों हेक्सासाइनोफेरेट, क्या? हेक्सासाइनोफेरेट, फिर आपका आ जाएगा सेकेंड, क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेकेंड है ना, ये सेकेंड है, इसका सही नाम है, अधिकांश लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल का शून्य होता है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर शून्य हो जाएगा। संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो बर्नर साहब के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखो इसका आयुपेशी नामनक्लेचर, तो देखिए 4 कार्बोनिल है तो टेट्रा कार्बोनिल, फिर निकिल है बच्चों बाकी 0, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 हो जाएगा। इसमें आप देखिए इसका आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भाई साहब? तो ऑक्सीकरण संख्या आप ऐसे देखो, 6 में 4 घटा दो, सीधा 2 बन जाएगा ना, ठीक है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक PH3P का होल थ्राइस RHCl, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार का यौगिक है? तो कार्ब धात्विक यौगिक है। EDTA किस प्रकार का लिगेंड है? तो 60 दंतुर लिगेंड है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है, 60 दंतुर लिगेंड है। इसका आयुपेशी नामनक्लेचर बताओ। देखो भाई यहाँ पे पहले आप 2 भाग करते हो, पहले धनात्मक का नाम लिखते हो तो पोटेशियम, फिर यहाँ पर आपका ये देखना है कि लिगेंड को क्या है? साइनो, तो लिगेंड की संख्या 6 है तो हेक्सासाइनोफेरेट, फिर बच्चों 6 में 4 घटा दो 2, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका अलग है, यहाँ पर +4 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, यहाँ पे -6 = 0 करके 2 निकल आ जाएगा। उस कार्ब धात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अप्रस्फुरण रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। टेट्राएथिल लेड बच्चों, टेट्राएथिल लेड। इसके बाद अगला देखो भाई, ये जो संकुल है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, इसका उपयोग एंटी कैंसर के रूप में करते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है? एक संकर यौगिक है। डाई एथिल जिंक किस प्रकार का यौगिक है? तो कार्ब धात्विक यौगिक है। देखिए यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, अब इसका मैं थोड़ा आपको निकाल कर दिखा दूं। देखो निकाल कर दिखाऊंगा, कोबाल्ट का X होगा, EDTA है, इसमें 4 निगेटिव आयन होते हैं, ठीक है, 60 दंतुर है लेकिन 4 निगेटिव आयन होते हैं। कितना बच्चों? 4 निगेटिव। बराबर में आयन है तो इधर आपका -1 हो जाएगा, X बराबर इधर प्लस होकर के -1 बराबर कितना आ गया? 3, तो ये आपका +3 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? +3। देखिए डाई बेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है? सैंडविच होती है। कैसी? सैंडविच। NiCO का होल 4 में किस प्रकार का संकरण है? इसमें आपका sp3 संकरण है। 4 जुड़े हैं तो S में 1 हो जाएगा, P में 3। ऐसे आप लॉजिक से तैयार कर लेना।
कैल्शियम के EDTA के साथ बनने संकुलों का उपयोग किस धातु के विषैलेपन को दूर करने में किया जाता है? तो उसका लेड हो जाएगा बच्चों, लेड। द्वितंतुर लिगेंड के कोई दो उदाहरण बताओ। ऑक्जेलेट आयन और एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन ये द्वितंतुर लिगेंड है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर बच्चों द्वितंतुर का मतलब नहीं कि उसमें कितने आयन है ना, क्योंकि EDTA षटतंतुर है, उसमें 4 नेगेटिव आयन है। आगे देखिए, उदासीन लिगेंड का कोई भी एग्जाम्पल दे दो। अमोनिया हो गया, पानी जिसे एक्वा बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कार्बोनिल बोलते हैं, फास्फीन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, थायोकार्बोनिल हो गया। ये सब के सब उदासीन लिगेंड के उदाहरण हैं। इसके बाद धनायनिक लिगेंड का नाम नाइट्रोनियम है, नाइट्रोसोनियम है, हाइड्रोजीनियम है। तो धनायन, ऋणायन और उदासीन के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स बनने चाहिए। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका अलग से मैं 2 नंबर में जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ऐड रहेंगे, चिंता ना दें करें, है ना। संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग ने दिया था। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत वेथे एवं बान ब्लैक ने किया था। फिटकरी का सूत्र लिख लो और कार्नेलाइट का सूत्र लिख लो। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही। तो 2 चैप्टर अभी यहाँ पे करा दिया हूँ, आप लोग रिवीजन करते चलो, बस देखते चलो। निरंतर आप लोगों की सेवा में हूँ, हेल्प में हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके भी शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।